हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के हमारे चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के गठजोड़ वाले स्क्वाड से चिढ़ गया है चाइना और दे डाली है बांग्लादेश को दूर रहने की धमकी। जी हां दोस्तों, वरना नहीं रहेगा बांग्लादेश जैसी धमकी दी गई है। दोस्तों बताएंगे और क्या बातें कही गई है चाइना की तरफ से। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर जापान से आज आएगी बड़ी मदद। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर से भी ज्यादा जरूरी उपकरण पहुंचने वाला है भारत। वो कौन कौन से उपकरण है दोस्तों जो सिलेंडर से भी बेहद जरूरी है, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां अस्थिरता का अंदेशा, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी जारी, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान को महसूस होने लगा है बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां रॉकेट हमलों के बाद हमास पर इजराइल के हवाई हमले, जिसमें बच्चों और गाजा के चरमपंथियों समेत इतने लोगों की हो गई है मौत। बताएंगे बदले की आग में ये बड़ी घटना हुई है दोस्तों। साथ ही पाकिस्तान पर सऊदी अरब की बड़ी मेहरबानी, बताएंगे क्या फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब की तरफ से। साथ ही बायोलॉजिकल हथियार के जरिए तीसरे विश्व युद्ध की क्या तैयारी में है चाइना। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका चाइना के निशाने पर। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी बात ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां नेपाल को मिल सकती है इतने दिनों में नई सरकार, राष्ट्रपति ने पार्टियों को दिया सरकार बनाने का न्योता। बताएंगे दोस्तों कौन हो सकता है उम्मीदवार। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अगर आप भी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले थे दोस्तों और आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होता था, जिसको लेकर अब सरकार की नई गाइडलाइंस आ गई है दोस्तों। बेवजह आप जा सकते हैं अन्य राज्यों में। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों, बस करना होगा ये काम। साथ ही सीएम योगी का उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, क्या आदेश दिया इन्होंने ये भी बताएंगे आपको। साथ ही यहाँ निकली है सरकारी बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल के पदों पर बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन कर पाएंगे। तो बताएंगे पूरी खबर दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और इस कोरोना काल में भारत के जो बड़े सैनिक है वो डॉक्टर ही है, तो आप भी इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि भारत के गठजोड़ वाले स्क्वाड से चिढ़े चीन की बांग्लादेश को धमकी, दूर रहो वरना रिश्तों को होगा भारी नुकसान। बता दें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठजोड़ वाले स्क्वाड से चीन की चिढ़ किसी से छिपी हुई नहीं है दोस्तों। अब चीन ने बांग्लादेश को खुल्लम खुल्ला ये धमकी दे डाली है कि अगर ढाका ने इस गठजोड़ में शामिल होने का सोचा तो बीजिंग के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने ढाका में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि अगर बांग्लादेश 4 देशों के इस गठजोड़ में शामिल होगा तो इससे चीन के साथ उसके संबंधों को काफी नुकसान पहुंचेगा। ली ने कहा है कि क्वाड एक छोटे उद्देश्य के साथ बनाया गया भू राजनीतिक गुट है जो चीन के खिलाफ काम कर रही है। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ली ने कहा है कि भले ही ये कहा गया है कि क्वाड आर्थिक और सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में चीन के खिलाफ काम करने के लिए क्वाड बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जापान और अमेरिका ने साफ कहा है कि वे क्वाड का हिस्सा सिर्फ चीन की वजह से बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका हिस्सा बनने पर बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन की धमकी को अगर आप भी मानते हैं गीदड़ भभकी तो कमेंट सेक्शन में चाइना गीदड़ भभकी के अलावा कुछ नहीं दे सकता जरूर लिखिएगा दोस्तों, वो भी भारी मात्रा में। अगली खबर की ओर चलें तो जापान से आज आएगी बड़ी मदद, ऑक्सीजन सिलेंडर से भी ज्यादा जरूरी उपकरण पहुंचेंगे भारत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को दुनिया के अलग अलग देशों से लगातार मददें मिल रही हैं। इस क्रम में अब जापान का भी नाम जुड़ गया है दोस्तों। खबरों के मुताबिक जापान से 12 और 13 मई को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजे जाएंगे। जापान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिन भाइयों को नहीं पता कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, आपको बता दें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिखने में पानी आरओ सिस्टम या एक मिड साइज वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है दोस्तों। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण है जो आसपास की वायु से
ऑक्सीजन को अलग करके इकट्ठा करता है। दरअसल वायुमंडलीय हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ 21% होती है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जबकि अन्य गैसों की मात्रा 1% है। ऐसे में आसान भाषा में समझे तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसी छलनी का काम करता है जो हवा से ऑक्सीजन को छान लेता है और नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है। हालांकि ये ऑक्सीजन पूरी तरह शुद्ध होने की बजाय 90 से 95% तक ही साफ होती है दोस्तों, लेकिन जानकारों के मुताबिक अमूमन कोविड मरीजों की जरूरत को पूरा करने में 85% शुद्ध ऑक्सीजन भी कामयाब रहती है। ऐसे में ये कंसंट्रेटर कोविड मरीजों की जान बचाने में बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आप समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कोरोना मरीजों के लिए। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू जापान जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और कितने भाइयों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में पता था या जिनको नहीं पता था बताइएगा जरूर। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो अस्थिरता का अंदेशा, जहां अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी है जारी, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान को महसूस होने लगा है बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ये आशंका गहरा रही है कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज पूरी तरह हटा ली तो उसका असर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना पर पड़ेगा। दोस्तों, अंदेशा ये है कि इससे अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान की सीमा पर अस्थिरता पैदा होगी, जिससे BRI के लिए खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी शुरू हो चुकी है दोस्तों। अगले 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक वहां से वापस चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विश्लेषकों का आकलन ये है कि सेना वापसी से पहले ही अफगानिस्तान और उससे लगे पाकिस्तान के इलाकों में अस्थिरता बढ़ गई है। नए हालात का फायदा उठाते हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने सीमा पार से हमले बढ़ा दिए हैं। पिछले महीने TTP के एक हमले में पाकिस्तान स्थित चीन के राजदूत नांग रोंग की जान मुश्किल से बची। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान और चाइना पूरी तरह सदमे में आ गए हैं दोस्तों और बड़ा खतरा महसूस करने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन दोनों देशों को मजा चखाना जरूरी है तो कमेंट सेक्शन में चाइना एंड पाकिस्तान मस्ट बी टॉट जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो रॉकेट हमलों के बाद हमास पर इजराइल के बड़ा हवाई हमला, बच्चों और गाजा के चरमपंथियों समेत 24 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने मंगलवार सुबह गाजा की ओर हवाई हमले की और एक इमारत को निशाना बनाया जिसमें हमास के चरमपंथी रहते थे। इन हमलों में सीमा पर स्थित 2 सुरंग को भी निशाना बनाया गया है दोस्तों, जिन्हें चरमपंथियों ने खोदा था। तो वहीं हमास तथा अन्य हथियार बंद समूहों ने भी इजराइल की ओर अनेक रॉकेट दागे थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार शाम सीमा पार लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें 9 बच्चों समेत 24 फलस्तीनी मारे गए। ज्यादातर की मौत हवाई हमलों के कारण हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इजराइल अब फलस्तीनियों के पीछे पड़ गया है दोस्तों, जिस प्रकार से कल फलस्तीनियों ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इजराइल को लेकर, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान पर सऊदी अरब की मेहरबानी, पाकिस्तान में की 100 से अधिक परियोजनाओं की बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सऊदी अरब ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल के क्षेत्र में 12 करोड़ 30 लाख डॉलर से अधिक राशि की 118 परियोजनाओं की घोषणा की है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है दोस्तों। शाह सलमान मानवीय मदद एवं राहत केंद्र के पर्यवेक्षक जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल रबियाह ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस सहायता की घोषणा की गई है। केएस रिलीफ ने पाकिस्तान के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र में 12 करोड़ 30 लाख डॉलर से अधिक की राशि की 118 परियोजनाओं की घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने महामारी से निपटने के लिए 15 लाख डॉलर से अधिक की चिकित्सा एवं निवारक सहायता मुहैया कराई। ऐसे में अगर आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान किसी भी देश में अगर जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भीख की ही नीति से जाते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में भीख लेना शुरू से पाकिस्तान की आदत है जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो बायोलॉजिकल हथियार के जरिए क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी
तैयारी में है चाइना। भारत और अमेरिका को ले रखा है निशाने पर। बता दें द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन नाम की मैगजीन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार की तरह देख रहे थे और इसके बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके काफी करीबी लोगों को पता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन इस कोरोना वायरस को मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा था। सवाल है कि क्या चीन का यह हथियार भारत और अमेरिका के खिलाफ होने वाला है? क्या कहते हैं दोस्तों? सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, हाँ या ना में। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो नेपाल को 3 दिन में मिल सकती है नई सरकार। प्रेसिडेंट ने पार्टियों को दिया सरकार बनाने का न्योता। बता दें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद में विश्वास मत हारने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बहुमत वाली नई सरकार बनाने के लिए पार्टियों को आमंत्रित कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 के सेक्शन 2 के तहत बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए पार्टियों को आमंत्रित करने का फैसला किया है। उन्होंने सभी पार्टियों को दावा करने के लिए गुरुवार की सुबह 9 बजे तक का समय दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? और हार को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या सही हुआ ये या गलत? आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। केपी शर्मा ओली को लेकर अगली खबर की बात करें ऐसे में तो WHO की बैठक में ताइवान को बुलाने की अपील पर भड़क उठा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चीन की सरकार ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस बात पर भड़क गया कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से ताइवान को एक बैठक में बुलाने का आग्रह किया था। चीन ने इस आग्रह पर ब्लिंकन की आलोचना की थी। आपको बता दें कि ताइवान को बीजिंग अपना क्षेत्राधिकार मानता है और इसलिए वो इस मामले में किसी भी बाहरी दखल का विरोध करता रहा है। इस महीने लंदन में 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के विदेश मंत्रियों ने ब्लिंकन के बयान को अपनी संयुक्त अपील में जोड़ा है। इस अपील से चीन की कम्युनिस्ट सरकार असहज हो गई। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा कि ताइवान को विदेशी संबंधों का संचालन करने या वैश्विक निकायों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि ब्लिंकन की अपील वन चाइना सिद्धांत और अमेरिका चीन घोषणाओं का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि चीन इस अपील को पूरी तरह से खारिज करता है। अगली खबर की बात करें तो इजराइल पर गुस्से में पाकिस्तानी मंत्री बोले, कहा फिलिस्तीनियों बंदूक उठाओ। जी हाँ दोस्तों, यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास गुरुवार की रात भड़की हिंसा के बाद से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा जारी और इसमें अब तक 24 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी, ईरान और कई मुल्कों ने रमजान के पवित्र महीने में इस हिंसा को लेकर इजराइल पर निशाना साधा है। सऊदी अरब ने तो 2 टूक कहा है कि वो यरूशलेम को इजराइल में मिलाने की योजना को खारिज करता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री मुराद रास ने मंगलवार को एक भड़काऊ ट्वीट किया। उन्होंने कहा, यह हैरान करने वाला है कि इजराइल वाले हथियारों से लैस रहते हैं जबकि फिलिस्तीन के लोग दशकों से पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों को मदद में जो पैसे मिलते हैं वे कहां चले जाते हैं? वे अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक भी क्यों नहीं खरीद सकते? इन पर कब से बम फेंके जा रहे हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं, पर ये 2021 में भी पत्थर ही चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इनका ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस प्रकार से पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए आगे आया ट्विटर, दे दिया 110 करोड़ रुपए का दान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मदद के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने $15 मिलियन यानी करीब 110 करोड़ रुपए का दान दिया है। दोस्तों, ट्विटर के CEO जैक पैट्रिक डोरसी ने सोमवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और ये भी बताया है कि ये पैसे कैसे और कब भारत पहुंचेंगे। जैक डोरसी के मुताबिक ये राशि 3 गैर सरकारी संस्थाओं यानी केयर, एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल USA को दी गई है। इनमें से केयर को $1 करोड़, एड इंडिया को और सेवा इंटरनेशनल USA को $2.5 मिलियन दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उनका ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि संकट की घड़ी में जो भी भारत
भारत की मदद कर रहा है वो एक जड़ी बूटी के ही समान है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू ट्विटर CEO जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो चाइना की आबादी में बढ़ोतरी की दर 0 के करीब पहुंची। अब ड्रैगन को सता रही है इस बात की बड़ी चिंता। बता दे चीन सरकार ने मंगलवार को बताया है कि उसके देश की आबादी में बढ़ोतरी की दर 0 के करीब पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ बच्चा को जन्म देने वाले कपल की संख्या कम है। इसके बाद चीन में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि देश की आबादी में बुजुर्ग लोगों की संख्या काफी अधिक है। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया है कि 2020 में समाप्त हुए दशक में देश की जनसंख्या 7 करोड़ 20 लाख बढ़कर 1.411 अरब हो गई और आबादी में वार्षिक वृद्धि की औसत दर 0.53% है, जो कि इससे पहले के दशक से बहुत कम हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो लैटिन देशों में जल्दी नहीं मिल रही है कोरोना की वैक्सीन, अमेरिका जाकर लोग लगवा रहे हैं टीका। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बच्चों के लिए आ गई कोरोना की वैक्सीन। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को मिल गई है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के चलते जारी तबाही के बीच अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने बीते सोमवार यानी 10 मई को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोनटेक वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे डाली है। दोस्तों, FDA ने बताया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए हमने 12 से 15 वर्षों के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइन, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में अब RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर आप सभी के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताजा हालात को लेकर मीडिया को संबोधित किया है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि राज्यवार एक्टिव मामले घट रहे हैं। 26 राज्य में 15% पॉजिटिविटी रेट है, तो वहीं 6 राज्य में से 5 में से 15% केस हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीप, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में प्रतिदिन नए कोविड-19 मामलों में निरंतर कमी आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी प्रतिदिन नए कोविड-19 मामलों में निरंतर कमियां आ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR कराना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई मरीज अस्पताल से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने की कतई भी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर है ये। कितने भाइयों को राहत मिली है इस खबर को सुनकर, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, बताइएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां महामारी में जान गंवाने वाले परिवारों के लिए सरकार ने खोला खजाना। उपराज्यपाल ने कर दी है ये बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले परिवारों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बड़ी राहत दी है। इस आदेश में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिन्होंने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, साथ ही अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ऐसे बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति देगी। जी हाँ दोस्तों, इन परिवारों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजीकृत श्रमिकों, पालकी वालों और पिट्ठू वालों को अगले 2 महीनों तक 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। आपातकाल में उपयोग के लिए डिवकॉम, जिला उपायुक्तों और जम्मू कश्मीर पुलिस को 55 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी पीक से जल्द मिलेगी राहत, महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों में कम हो रहा है प्रकोप। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो सीएम योगी का उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा आदेश, हर संदिग्ध व्यक्ति की एंटीजन जांच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हर जिला अस्पताल में न्यूनतम 10 से 15 बेड और मेडिकल कॉलेज में 25 से 30 बेड की क्षमता वाले पीडियाट्रिक ICU को तैयार कराया जाए तो मंडल मुख्यालय पर न्यूनतम 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU हो जाएगा। हर लक्षण युक्त व संदिग्ध व्यक्ति की एंटीजन जांच की जाए, RRT टीम की संख्या बढ़ाई जाए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर
चले तो पप्पू यादव पर बड़ा शिकंजा कसा गया है दोस्तों। अब किडनैपिंग के मामले में भी हो सकती है गिरफ्तारी। बता दें पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब पप्पू यादव को किडनैपिंग के पुराने मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी है। मधेपुरा में दर्ज मामले में गिरफ्तारी के लिए एक टीम पटना पहुंच चुकी है। इससे पहले मंगलवार सुबह पीएमसीएच के कोविड वार्ड में जाने के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अंतिम खबर की बात करें तो यहाँ निकली कांस्टेबल के पदों पर बम्पर वैकेंसी। 10वीं और 12वीं पास युवा करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है। दरअसल कर्नाटक राज्य पुलिस के सिविल विभाग में कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के माध्यम से विभाग कांस्टेबल के 4000 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार कर्नाटक राज्य पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2021 को शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 31 मई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी जितने क्राइटेरिया है इस भर्ती को लेकर हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों। आप एक एक करके वीडियो को रोक करके पढ़ पाएंगे दोस्तों। इससे जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए, आप अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में पूछेगा, आपको तुरंत के तुरंत जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ताने की भी यानी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।